हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। दोस्तों, आज का हमारा राजस्थान इतिहास में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान में 1857 की क्रांति। अब हम 1857 की क्रांति को शुरू करते हैं। तो 1857 की राजस्थान में क्रांति हुई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग बैठा है भारत में। कहां पर बैठा है? भारत में। ये अपना राजस्थान है। अब अकेला लॉर्ड कैनिंग पूरे भारत को नहीं चला सकता, तो उसने अपने अंडर में अलग अलग क्षेत्रों में अपने एजेंट छोड़ रखे हैं। उन्हें बोला जाएगा एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। जो जीजी है, गवर्नर जनरल है, उस जो क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग है। अब अकेला कैनिंग पूरे भारत को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसने अलग अलग क्षेत्रों में अपने एजेंट छोड़ रखे हैं, तो उन्हें बोला जाएगा एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो बनाया गया अजमेर में। कहां पर बनाया गया? अजमेर में। और अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832। जो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई वो राजस्थान में 1832 में की गई। कब की गई? 1832 में की गई। और जो इसका मुख्यालय बनाया गया और राजस्थान में अजमेर में बनाया। इसका मुख्यालय अजमेर में बनाया गया। और जिसका मुख्य अधिकारी होता था वो होता था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब जब क्रांति हुई उस समय एजीजी कौन है? तो उस समय राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वो अजमेर में बैठा हुआ है। कहां पर बैठा हुआ है? अजमेर में बैठा हुआ है। अब अकेला एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तो पूरे राजस्थान को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसने अपने अंडर में अलग अलग क्षेत्र के पीए छोड़ रखे हैं। पीए पीए को बोलेंगे पॉलिटिकल एजेंट। अब राजस्थान में जो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उन्होंने 6 पीए छोड़ रखे थे। कितने? 6 पीए छोड़ रखे थे। और जो पहले एजीजी थे वो थे मिस्टर लॉकेट। कौन थे पहले एजीजी? वो थे मिस्टर लॉकेट। अब इन्होंने राजस्थान को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में 6 पीए छोड़ रखे हैं। और वे पीए कौन कौन से हैं एक बार हम देख लेते हैं। उससे पहले यदि देखें तो इसका जो मुख्यालय बनाया गया 1832 में वो आपके अजमेर में बनाया गया। कहां पर बनाया गया? अजमेर में बनाया गया। अब क्या है, अंग्रेजों को गर्मी ज्यादा लगती है, तो गर्मियों में ऐसी जगह चले जाए जहां पर ठंड बढ़ती हो, तो उन्होंने इसका एक ग्रीष्मकालीन मुख्यालय ग्रीष्मकालीन मुख्यालय उन्होंने आबू में बनाया। कहां पर बनाया? जो राजपूताना रेजिडेंसी थी उसका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय उन्होंने आबू में बनाया। और यह बनाया जो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाया गया वो 1945 में आबू में बनाया गया। अब हम इसके बाद आगे बात करें तो ये पीए कौन कौन से हैं एक बार ये देख लेते हैं। तो ये अपना राजस्थान है। तो उस समय जो जयपुर था, यानी जयपुर था, तो जयपुर का पीए था ईडन। जयपुर का पीए कौन था? ईडन। उसके बाद हम बात करें जो कोटा था, कोटा का पीए था बर्टन। मेवाड़ का पीए था सावर्स, जबकि मारवाड़ का पीए था मैकमोसन। कौन था?
मैक मोशन था। सिरोही की बात करें तो सिरोही का था जेडी हॉल। कौन था? सिरोही का पीए कौन था? जेडी हॉल, आबू का भी बोल सकते हो। इसके बारे में बात करें भरतपुर की तो भरतपुर का था मॉरिसन। ठीक है, ये कौन थे? ये राजस्थान के कुछ 6 पीए थे। अब इनके साथ साथ हमें शासक भी याद रखना होगा। जो जयपुर था तो जयपुर का शासक था राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड। इसके बाद में बात करें तो कोटा, कोटा के भी शासक थे राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड। इसके बाद में हम बात करें मेवाड़ की तो मेवाड़ का पीए सावर्स था और यहाँ का जो शासक था स्वरूप सिंह था। कौन था? स्वरूप सिंह। इसके बाद में हम बात करें भरतपुर तो भरतपुर का शासक था जवाहर सिंह। कौन था? जवाहर सिंह। इसके बाद में हम बात करें सिरोही तो सिरोही का शासक था शिव सिंह। इसके बाद में मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह। यह आपको याद करना ही करना होगा, इनका कोई इलाज नहीं है। इसके साथ हम एक बात और देखें, जो राजस्थान था उसमें 4 राजपूताना स्टेट एजेंसियों की स्थापना की गई। कितनी? 4 राजपूताना स्टेट एजेंसियों की स्थापना की गई। जो पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी थी वो आपकी जोधपुर में थी। पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी, पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी जोधपुर में थी। उसका पीए कौन था? मैकमोहन। जबकि बात करें पूर्वी स्टेट एजेंसी वो आपके हाड़ौती में थी। यहां पर कौन सी थी? पूर्वी राजपूताना स्टेट एजेंसी। पूर्वी राजपूताना स्टेट एजेंसी कहां थी? वो थी हाड़ौती में। इसके बाद में हम बात करें मध्य या जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी, मध्य या जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी। मध्य राजपूताना स्टेट एजेंसी वो कहां थी? जयपुर में थी। इसके बाद में हम बात करें दक्षिणी राजपूताना स्टेट एजेंसी, वो थी आपके मेवाड़ में। मेवाड़ में कौन सी थी? मेवाड़ में थी दक्षिणी राजपूताना स्टेट एजेंसी। कहां पर थी? दक्षिणी राजपूताना स्टेट एजेंसी। एक बार फिर से देख लीजिए कि जो राजस्थान में 1857 की क्रांति शुरू हुई उस समय इंग्लैंड का भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। अब अकेला कैनिंग पूरे भारत को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसने अलग अलग क्षेत्रों में अपने एजीजी छोड़ रखे हैं और इसने राजस्थान में भी एक एजीजी छोड़ रखा है। और जो क्रांति के समय वो एजीजी थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में की गई और इसका मुख्यालय अजमेर में बनाया गया। अब अंग्रेजों को गर्मी ज्यादा लगती है तो इसका 1945 में ग्रीष्मकालीन मुख्यालय आबू में बनाया गया। तो 6 महीने अजमेर रुकते और 6 महीने ये लोग आबू रुकते। इसके बाद में हम बात करें तो अकेला एजीजी जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है अकेला पूरे राजस्थान को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसने अपने अंडर में राजस्थान में 6 पीए छोड़ रखे थे। पीए का मतलब है पॉलिटिकल एजेंट। पीए का क्या मतलब है? पॉलिटिकल एजेंट। बात करें जयपुर का तो जयपुर का पीए था ईडन, कोटा का पीए था बर्टन, मेवाड़ का पीए था सावर्स और मारवाड़ का पीए था मैकमोहन। आप इस प्रकार भी याद रख सकते हो। ईडन गार्डन सर्वाधिक कहां पर है? जयपुर में। इस प्रकार हो गया जयपुर का ईडन। कोट में क्या होते हैं? बटन, तो कोटा का कौन सा हो गया? बटन। मेवाड़ का है सावर्स। तो झीलें और झरने सर्वाधिक कहां पर है? मेवाड़ में। तो झील और झरनों को क्या बोला जाता है? सावर्स। और मारवाड़ का हमेशा मौसम खराब होता है। इसके बाद में बात करें सिरोही, तो जो सिरोही का पीए था वो मॉरिसन था। यह प्रश्न पूछा गया था वीडियो में। ग्राम सेवक विकास अधिकारी जो पेपर हुआ था प्रारंभिक पेपर, उसमें पूछा गया था कि भरतपुर का पीए कौन था। इसके बाद में हम बात करें तो जो सिरोही था या आबू, सिरोही या आबू का पीए था जेडी हॉल। इसके बाद हम शासकों की बात करें तो जयपुर का शासक राम सिंह सेकंड था,
कोटा का भी राम सिंह सेकंड था। इसके बाद में मेवाड़ का था सावर स्वरूप, दोनों से सावर से यहाँ का पीए था, स्वरूप सिंह यहाँ का शासक था। इसके बाद में सिरोही की बात करें तो सिरोही का शासक शिव सिंह थे। मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ के शासक तख्त सिंह थे। इसके बाद में हम बात करें कि राजस्थान में चार मुख्य राजपूताना स्टेट एजेंसियों की स्थापना की गई, जिसमें है मध्य या जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी, जिसकी स्थापना जयपुर में की गई। इसके बाद पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी, जिसकी स्थापना मारवाड़ में की गई। इसके बाद में दक्षिणी राजपूताना स्टेट एजेंसी, जिसकी मेवाड़ में स्थापना की गई। और एक थी पूर्वी राजपूताना स्टेट एजेंसी, जिसकी स्थापना हाड़ौती में की गई। और इसका पीए कौन था? इसका पीए था बर्टन। अब हम आगे शुरू करें, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। एक चीज और देखनी है हमारे को, जो मारवाड़ के शासक थे तख्त सिंह, इनका एक सेनापति था जिसका नाम था ओनाड सिंह। क्योंकि ये बाद में युद्ध करने के लिए जाएंगे, इसलिए इनका नाम भी यही याद करना होगा। जो मेवाड़ के शासक थे तख्त सिंह, उनका एक सेनापति था जिसका नाम था ओनाड सिंह। एक बार आप इन्हें नोट कर लीजिए। हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान की छावनियां। राजस्थान में जब क्रांति हुई उस समय कितनी सैनिक छावनियां थी? तो जब राजस्थान में क्रांति हुई उस समय राजस्थान में छह छावनी थी। कितनी थी? 6। कितनी छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। अब उनको क्रम से देखते हैं। जैसे इनमें विद्रोह होगा, हम उसी क्रम में जो 6 छावनियां हैं हमारी, उसी क्रम में देखेंगे जिस क्रम में इनमें विद्रोह होगा। पहले की बात करें तो सबसे पहले जो विद्रोह होगा वो राजस्थान में नसीराबाद में होगा। कहां पर होगा? नसीराबाद में विद्रोह होगा। इसके बाद में जो दूसरा विद्रोह होगा वो होगा नीमच में। कहां पर होगा? नीमच में। उसके बाद में है आपके देवली कहां? देवली में विद्रोह होगा। उसके बाद में हम 4 नंबर पे बात करें तो एरियनपुरा। कहां पर होगा? एरियनपुरा। इसके बाद में खेरवाड़ा और एक है आपके ब्यावर। देख लीजिए, जो राजस्थान में जब क्रांति हुई उस समय 6 सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद है, नीमच है, देवली है, एरियनपुरा है, खेरवाड़ा है और ब्यावर है। हम बात करें जो नसीराबाद है वो अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में स्थित है। नीमच की बात करें तो ये वर्तमान में एमपी में स्थित है। इसके बाद में देवली की बात करें तो देवली आपके टोंक में है। एरियनपुरा पाली में है। इसके बाद खेरवाड़ा उदयपुर में है। कहां पर है? ब्यावर कहां पर है? अजमेर में। कहां पर थी ये अजमेर में थी। अब हम आगे देखें तो जो खेरवाड़ा और ब्यावर थी, इनमें किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ। कहां पर नहीं हुआ? जो खेरवाड़ा उदयपुर की छावनी और ब्यावर अजमेर की छावनी में यहां पर विद्रोह नहीं हुआ। इसके बाद में बात करें जो 4 छावनियां थी, नीमच है, नसीराबाद है, देवली है, इन 4 छावनियों में ही राजस्थान में विद्रोह होगा। इसके बाद में बात करें तो ये राजस्थान के बाहर है। वर्तमान में राजस्थान के बाहर स्थित कौन सी छावनी है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान के बाहर कौन सी है? नीमच है। सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी कौन सी है? वो है नसीराबाद। इसके बाद में हम बात करें आगे तो जो ये 6 की 6 सैनिक छावनियां थी, इनमें लगभग कितने सैनिक थे? लगभग 5000 सैनिक इनमें थे। अब हम आगे बात करते हैं कि जो नसीराबाद है
उसमें विद्रोह होगा 28, यही देख लेते हैं डेट, 28 मई को। कब होगा? भारत में क्रांति शुरू होगी 10 मई को। उसके 10 मई के 18 दिन बाद, 10 मई के 18 दिन बाद 28 मई को राजस्थान में क्रांति होगी। यह क्रांति होगी 3 जून को। कब होगी? 3 जून को। तो देवली है यहां पर 4 या 10 जून, दो डेटें आती है, या तो 4 जून या 10 जून कि देवली में जो क्रांति शुरू हुई थी या 4 जून या 10 जून को शुरू हुई थी। एरियनपुरा की बात करें तो 21 अगस्त, 21 अगस्त को जो क्रांति हुई थी वो एरियनपुरा में हुई थी। ये इसकी कुछ डेटें हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे चलते हैं, क्रांति को हम शुरू करते हैं। अब भारत में जो क्रांति हुई वो 10 मई 1857 को भारत के मध्य से मेरठ से हुई। कहां से हुई? भारत के मध्य मेरठ से हुई। जैसे ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है और यहां पर है मध्य मेरठ, मध्य मेरठ। ठीक है, यहां पर जो क्रांति भड़की वो 10 मई 1857 को रविवार के दिन भड़की। ठीक है, क्रांति कब भड़की? 10 मई 1857 को। अब भारत में क्रांति 10 मई 1857 को भड़की। अब मई में क्या है? गर्मियां है। अब हमारा एजीजी बैठा है आबू में। कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहां पर बैठा है? आबू में बैठा है, गर्मियां है। तो जब मध्य से, भारत के मध्य से 10 मई को क्रांति शुरू हुई, इसके 9 दिन बाद, कितने? 9 दिन बाद 19 मई को, 19 मई को लॉरेंस को सूचना मिली कि भारत में क्रांति भड़क चुकी है। अब तेरे अंडर में जो भी छावनियां हैं उन्हें तू अपने कंट्रोल में कर ले। अब जैसे ही इसे क्रांति की सूचना मिली, इसके सामने 2 समस्याएं थी। कितनी समस्याएं थी? 2 समस्याएं थी। एक समस्या तो थी कि सभी राजाओं को सहायक संधियां याद करवाना। सहायक संधियां, सहायक संधियां, जो सहायक संधियों की बात करें तो सहायक संधियां लगभग सहायक संधियां 1817-18 में हो गई थी, लेकिन ये 23 तक चली थी। कब तक चली थी? 23 तक चली थी। लगभग जो सहायक संधियां थी वो 1817-18 में हो गई थी। जिसके पहले टेंशन थी कि सभी राजाओं को इसने सहायक संधि याद करवाई। अब सहायक संधि का मतलब सीधी सी एक बात में हम बात करें तो यही मतलब है कि हमारी मुसीबत आई तो आप काम आओगे और आपके मुसीबत आई तो हम काम आएंगे। तो जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था उसने सब राजाओं को मैसेज किया कि हमारी मुसीबत आ गई है और तुम्हें क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं करना है, और जो भी क्रांतिकारी क्रांति में भाग लेते हैं उन्हें पकड़ो और हमारे को सौंप दो। पहला कार्य तो इसने ये किया। और जो दूसरा कार्य था वो था अजमेर दुर्ग। इसके जो दिमाग में दूसरी जो टेंशन थी वो थी अजमेर दुर्ग की। ये था अजमेर दुर्ग। अब अजमेर दुर्ग की इसलिए टेंशन थी क्योंकि यहां पर एक सैनिक टुकड़ी थी, उसका नाम था 15वीं NI, नेटिव इन्फेंट्री। ये लोग कुछ समय पहले जो आपके मेरठ से आए थे। कहां से आए थे? जो अजमेर में 15वीं NI के जो सैनिक थे वो कुछ समय पहले मेरठ से आए थे। तो इसके दिमाग में चल रहा था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के कि कहीं ये क्रांति के बीज ना लेकर आ जाए, इनके भी दिमाग में हो और ये कहीं कहीं क्रांति ना कर दे। क्योंकि जो अंग्रेजों का गोला बारूद और सैनिक संबंधी जो भी सामान सामग्री थी, गोला बारूद, हस्त्र शस्त्र, जो भी अंग्रेजों के हस्त्र शस्त्र गोला बारूद, वह सभी के सभी अजमेर दुर्ग में थे।
अजमेर दुर्ग वही जिसे अकबर का दौलत का ना बोला जाता है, मैगजीन दुर्ग, उसमें ये सब रखे हुए थे। और यहां पर टुकड़ी कौन सी थी? 15वीं एनआई। तो इसने एक कार्य किया, इस जो 15वीं एनआई टुकड़ी जो थी उसे अजमेर दुर्ग से हटाया। कहां से हटाया? अजमेर दुर्ग से हटाया और थोड़ा सा आगे 30 किलोमीटर दूर नसीराबाद नियुक्त कर दिया। कहां पर नियुक्त किया? नसीराबाद में इसको नियुक्त कर दिया। किसे? 15वीं एनआई को। जो 15वीं एनआई टुकड़ी थी उसे नसीराबाद में नियुक्त कर दिया। किसे? 15 एनआई। लेकिन यहां पर पहले से एक टुकड़ी और थी, उसका नाम था 30 एनआई। कौन सा था? 30 एनआई। अब जब इन्हें यहां से भेज दिया गया, कहां पर? नसीराबाद, तो अंग्रेजों ने जो पीछे से इनके जाने के बाद अजमेर दुर्ग पर एक मेयर रेजिमेंट बुला ली। कौन सी? मेयर मेयर रेजिमेंट के सैनिक बुला लिए और यूरोपियन सैनिक, कौन से सैनिक तैनात कर दिए अजमेर दुर्ग पर? जो मेयर रेजिमेंट के सैनिक थे उन्हें तैनात कर दिया और यूरोपियन सैनिकों को तैनात कर दिया। तो इन्हें लगा कि क्या इन्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं था जो इन्होंने हमें नशीराबाद भेजा। तो यहां पर एक सैनिक था जिसका नाम था सैनिक बख्तावर सिंह। कौन सा सैनिक का क्या नाम था? सैनिक का नाम था बख्तावर सिंह। उसने जो यहां पर बख्तावर सिंह ने पीचियार्ड को बोला। पीचियार्ड कौन है? एक अंग्रेज अधिकारी है कोई। बख्तावर सिंह ने पीचियार्ड को बोला कि पीचियार्ड, आप हमें अजमेर दुर्ग से क्यों हटाए और हमें नशीराबाद आपने नियुक्त किया है, तो क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? तो जो पीचियार्ड था वो सही जवाब नहीं दे पाया। तो बख्तावर सिंह ने पीचियार्ड, न्यूब्री व स्पुटिस, पीचियार्ड को मार दी गई, यानी यहां पर पीचियार्ड को मार दिया, न्यूब्री की हत्या कर दी, इसके साथ में स्पुटिस, इसको भी मार दिया। ये तीन अंग्रेज लोग थे, पीचियार्ड, न्यूब्री और स्पुटिस, ये तीनों कहां पर मारे गए? नशीराबाद में मारे गए। और यहां पर क्रांति की जो शुरुआत होगी नशीराबाद में, वो भारत में क्रांति 10 मई को शुरू हुई थी, उसके 18 दिन बाद 28 मई को शुरू होगी। 28 मई 1857 को राजस्थान के मध्य नशीराबाद से क्रांति की शुरुआत हुई और ये सीधे कहां पहुंच गए? दिल्ली। क्रांति का मुख्य केंद्र क्या था? केंद्र था वो था दिल्ली। दिल्ली पहुंचे। अगले ही दिन ये कहां पहुंचे? ये लोग दिल्ली पहुंचे। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग यहां पर क्रांति करके यदि दिल्ली ना जाते और अजमेर दुर्ग पर जाते, यानी कि अजमेर दुर्ग पर ये अधिकार करते, तो शायद राजस्थान में 1857 की क्रांति सफल हो जाती। ये थी हमारी नशीराबाद की क्रांति। अब हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में 2 नंबर नीमच की क्रांति। देख लीजिए एक बार इसको। अब हम कौन सी देखेंगे? 2 नंबर पर होगी नीमच में। अब क्रांति भड़केगी नीमच में। पहले तो हमें देखना है कि नीमच कहां पर स्थित है। तो नीमच वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? अब नीमच में कितने शब्द हैं? तो नीमच में है 3 शब्द। तो यहां पर क्रांति भड़केगी 3 जून को। कब भड़केगी क्रांति? यहां पर क्रांति भड़केगी 3 जून को। इसके बाद हम बात करें आगे, तो जो नीमच था वर्तमान में एमपी में है, लेकिन उस समय मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह के अंडर में आता था और पीए कौन था यहाँ का? छावर्स। तो शासक की बात करें हम,
शासक थे स्वरूप सिंह, और यहाँ के पीए थे, पीए कौन थे यहाँ के, किसका, नीमच। तो ये किसके अंडर में है, मेवाड़ के, तो यहाँ का था सावर सिंह, सावर्स। पीए कौन थे यहाँ के पीए थे सावर्स। अब यहाँ की एक मुख्य बात है, यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था एबोट। क्या था, एबोट। जैसे ही क्रांति भड़की, एबोट को सूचना मिली कि तेरे अंडर में जो भी सैनिक है उन्हें तू अपने अंडर में कर ले। तो इसने क्या किया, सभी सैनिकों को एकत्रित किया और इन्हें वफादारी की शपथ दिलाई। इन्हें वफादारी की शपथ दिलाई जा रही थी और एबोट ने बोला कि आप हमारे प्रति वफादार रहोगे। तो यहां पर एक सैनिक था, कौन था, सैनिक। यहां एबोट ने वफादारी की शपथ दिला रहे थे एबोट, और यहां पर एक सैनिक था जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग ने कहा, बोला कि क्यों हम तुम्हारे प्रति वफादार रहे, क्यों रहे, क्या आप हमारे प्रति वफादार रहे हो। यह प्रश्न पूछा गया था पटवार में। जो मोहम्मद अली बेग का इशारा था वो किस तरफ था, तो मोहम्मद अली बेग का इशारा था अवध की ओर। कहां की ओर था, अवध। क्योंकि अंग्रेजों ने अवध को 1856 ईस्वी में कुप्रशासन के आरोप पर हड़प लिया था। कुप्रशासन के आरोप पर अवध को अंग्रेजों ने हड़प लिया था। ठीक है, तो जो मोहम्मद अली बेग थे उनका इशारा इस ओर था कि आपने जब हमारे प्रति वफादारी नहीं की, आपने कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया, तो हम आपके प्रति वफादार क्यों रहे। और जो मोहम्मद अली बेग है उसने एबोट को गोली मार दी। किसको गोली मार दी, एबोट को गोली मार दी। और इसके साथ में एक अंग्रेज अधिकारी और था, उसका नाम था सार्जेंट। सार्जेंट को भी इन्होंने गोली मार दी। ये थी नीमच की क्रांति। अब जैसे ही यहां पर एबोट और सार्जेंट मारे गए, एबोट और सार्जेंट मारे गए, अब नीमच यहां स्थित है, तो यहां से कुछ अंग्रेज और उनके परिवार, क्योंकि 40 अंग्रेज यहां से भागे और वो पहुंचे चित्तौड़। कहां पर पहुंचे, चित्तौड़। और चित्तौड़ का एक गांव है डुंगला, चित्तौड़ का गांव डुंगला पहुंचे। और वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था रुगाराम। रुगाराम के घर पर रात्र भर आराम किए। अब जो यह सूचना है वो मेवाड़ का पीए है आपके सामने, वो है सावर सिंह। इसको सूचना मिली तो उसने कहा स्वरूप सिंह को कि ये जो है क्या बोलते हैं, नीमच आपके अंडर में है, तो हमारे 40 अंग्रेजों को बचाइए। तो स्वरूप सिंह ने इन्हें यहां से उठाया और पिछोला झील में है जग मंदिर। क्या है, जग मंदिर। जो नीमच से भागे हुए 40 अंग्रेज अधिकारी थे उन्हें जग मंदिर में ठहराया या शरण दी। कहां पर दी, जग मंदिर में शरण दी। ये कुछ आपके 1857 में क्रांति में जो नीमच की क्रांति थी। अब हम आगे बात करें। अब यह नीमच में क्रांति हुई, यहां पर एक अफवाह और फैली कि जो सैनिकों का जो आटा है उसमें पशुओं की हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है। तो फिर स्वरूप सिंह ने अपना प्रधानमंत्री भेजा, अर्जुन सिंह। क्या, कौन, प्रधानमंत्री अर्जुन सिंह को भेजा। उसने उस आटे से बनी हुई रोटी खाई और उसने बोला कि कुछ नहीं है इस अफवाह का। इन अफवाह को जो फैलाया था उसका विरोध भी किया और जो अफवाह थी उसके सांत्वना दी आटे की रोटी खाकर। इसके बाद में हम बात करें
तो जब राजस्थान में नीमच में क्रांति हुई यहाँ पर 3 जून को, तो ऐसा बताया जाता है कि यहां से सैनिक क्रांति करके देवली होते हुए दिल्ली पहुंचे। कहां पहुंचे थे? देवली होते हुए दिल्ली पहुंचे थे। तो देवली में कोई स्पेशल क्रांति नहीं होगी। जो देवली के सैनिक थे वो नीमच से आए हुए सैनिक थे उनके साथ हो गए थे। अब कुछ किताबें 4 जून लिखती है और कुछ किताबें 10 जून लिखती है कि देवली में जो क्रांति हुई थी वह 4 जून या 10 जून को हुई थी। इस प्रकार ये तीसरी क्रांति हो जाएगी। पहली नसीराबाद, दूसरी नीमच है, तीसरी देवली है। अब हम 4 नंबर चौथी छावनी देखते हैं। तो चौथी छावनी है वो हमारी छावनी है एरियनपुरा। एरियनपुरा कहां पर है? पाली में। और यहां पर जो विद्रोह होगा वो 21 अगस्त 1857 को होगा। कब होगा? 21 अगस्त 1857 को एरियनपुरा पाली में विद्रोह होगा। और यहाँ पर जो सैनिक थे वो पूर्विया सैनिक थे। पूर्विया सैनिक थे। कौन से सैनिक थे यहाँ पर? एरियनपुरा में पूर्विया सैनिक थे। अब हम बात करें तो ये राजस्थान है। तो राजस्थान में जो एरियनपुरा है वो आपके पाली क्षेत्र में। तो यहाँ के 90 सैनिक, एरियनपुरा के 90 सैनिक ट्रेनिंग के लिए आबू गए हुए थे। किसके लिए? जो ट्रेनिंग के लिए आबू गए हुए थे। और यहाँ पर आबू में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो राजस्थान का एजीजी है उसका पुत्र था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, इन्होंने अलेक्जेंडर की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? इन्होंने अलेक्जेंडर की हत्या कर दी। आबू में जो एजीजी का पुत्र था अलेक्जेंडर उसकी हत्या कर दी। और पुनः जब ये मारवाड़ एरियनपुरा लौटे तो इनका भव्य स्वागत किया गया। अब हम आगे देखें तो जो एरियनपुरा जो छावनी थी तो यहाँ का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ का नेतृत्व शिव सिंह के बाद में हम बात करें तो मोती खा। इसके बाद हम बात करें तो शीतल प्रसाद। याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ का नेतृत्व शिव सिंह ने किया, मोती खां ने किया और शीतल प्रसाद ने एरियनपुरा छावनी का नेतृत्व किया। और जो शिव सिंह थे, शिव सिंह ने यहाँ पर एक नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कौन सा? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरियनपुरा छावनी के शिव सिंह के द्वारा दिया गया। अब तो क्रांति यहाँ एरियनपुरा में बढ़ रही है, एरियनपुरा में क्रांति हो रही है। उस समय जो एरियनपुरा है यहाँ का पीए कौन है? पीए है यहाँ का मैकमोहन। और यहाँ का शासक कौन है? वो है तख्त सिंह। शासक है तख्त सिंह और पीए है मैकमोहन। अब जैसे ही क्रांति थोड़ी आगे बढ़ी और यहां पर था एक ठिकाना आहुआ। कौन सा ठिकाना था? हम आगे देखते हैं। यहां पे एक ठिकाना था जिसका नाम था आहुआ। और आहुआ के ठाकुर थे खुशहाल सिंह। क्या है? आहुआ के जो ठाकुर थे वो थे ठाकुर खुशहाल सिंह। ठाकुर खुशहाल सिंह ने जो एरियनपुरा जो छावनी थी उसके सैनिकों को शरण दे दी और उनके जो सैनिक थे उन्हें सहयोग दिया। अब जैसे ही सहयोग दिया अंग्रेज इनके विरोधी हो जाएंगे
और जो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे उनके कुछ सहयोगी थे, इनके सहयोगी थे, सहयोगी, वो भी हम देख लेते हैं, जिन्होंने एरेनपुरा जो पाली में स्थित जो सैनिक छावनी थी उसके सैनिकों को मदद प्रदान की थी। इसके बाद में हम बात करें तो आसोपा, जो आसोपा के सामंत थे, ठाकुर थे या सामंत शिव सिंह, कौन थे? शिवनाथ सिंह, शिवनाथ सिंह, शिवनाथ सिंह आसोपा के ठाकुर थे। गुल्लर के ठाकुर थे बिशन सिंह, गुल्लर के ठाकुर थे बिशन सिंह, कौन थे? गुल्लर के ठाकुर कौन थे? बिशन सिंह। और आलणियावास के ठाकुर थे अजीत सिंह, आलणियावास, आलणियावास के जो सामंत थे उनका नाम था अजीत सिंह। यह आपको याद करने ही करने होंगे, ठीक है। जो ठाकुर कुशाल सिंह थे उनके सहयोगी थे आसोपा के थे शिवनाथ सिंह, गुल्लर के ठाकुर कौन थे? बिशन सिंह थे, आलणियावास के थे अजीत सिंह। ये आपको याद करने ही करने होंगे। अब जो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह है, इन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग किया, तो अब होगा युद्ध इनके मध्य, अंग्रेजों और ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य होगा युद्ध। दो युद्ध होंगे, बड़े महत्वपूर्ण है। जो पहला युद्ध होगा वो होगा बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध। इसके बाद में होगा चेलावास का युद्ध। बड़े इजी है, बी सी, बी और सी। आप ऐसे भी याद रख सकते हो या आप याद रख सकते हो बैठ चेला, ठीक है। यह जो युद्ध हुआ वो 8 सितंबर को हुआ। ये कब हुआ? ये 8 सितंबर को हुआ। और यह हुआ ये 18 सितंबर को हुआ। कब हुआ? ये 8 सितंबर को हुआ, 18 सितंबर। अब हम बात करें तो जो बिथोड़ा का युद्ध होगा उसमें एक तरफ तो होंगे कुशाल सिंह, कुशाल सिंह, कुशाल सिंह वर्सेज, और जो दूसरी तरफ आए वो मेवाड़ के शासक तख्त सिंह के एक सेनापति थे जिनका नाम था ओनाड सिंह। हमने पहले देखा है, हमने पहले याद किया था, कौन थे? ओनाड सिंह। इसमें ओनाड सिंह हार जाते हैं और कुशल सिंह इसमें जीत जाते हैं। इसके बाद में यह जो युद्ध होगा उसमें एक तरफ तो होंगे कुशाल सिंह, कुशाल सिंह वर्सेज, अब खुद एजीजी आएगा, जो राजस्थान का एजीजी है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। खुद जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी आया है, तो इसके साथ में आएगा पीए। और तो मारवाड़ का पीए कौन है? मैक मोशन, मैक मोशन। हमने कहा था कि प्रारंभिक बातें आपको याद करनी ही करनी होगी, ठीक है। इसके साथ तो इसमें भी कुशाल सिंह की जीत होती है। और जो आपके मैक मोशन था मारवाड़ का पीए, ये कुशाल सिंह के जो सहयोगी सैनिक थे उनके हाथ लग जाता है। जो सैनिकों के हाथ लग जाता है तो मैक मोशन की इन्होंने गर्दन काट ली, सैनिकों ने मैक मोशन की गर्दन काट ली और आहुए के किले पर टांग दिया। जब बाद कहते हैं कि बाद में जब कुशाल सिंह को पता चला तो जो उसकी गर्दन थी उसको नीचे उतरवाया गया था। अब जो चेलावास का युद्ध था उसमें एक तरफ है काला कुशाल सिंह, हम काले लोग हैं। जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये भी गोरे हैं, मैक मोशन ये भी गोरे हैं, तो इन्हें बोला जाता है गोरा काला युद्ध, काला गोरा युद्ध या गोरा काला युद्ध, काला गोरा, काला गोरा युद्ध। क्या बोला जाता है इसे? इसे काला गोरा युद्ध बोला जाता है। अब हम आगे देखते हैं। और जो चेलावास का युद्ध हुआ था उसमें जो मैक मोशन की गर्दन काटकर आहुआ के किले पर टांग दी गई थी।
चलो आगे देखते हैं हम। अब जैसे ही मैकमोहन की गर्दन काटी गई तो अब अंग्रेजों के द्वारा दो बड़े खतरनाक व्यक्तियों को आहुआ में भेजा जाएगा। आहुआ में दो बड़े खतरनाक व्यक्तियों को भेजा जाएगा। उनमें नाम है कर्नल होम्स, कर्नल होम्स, कर्नल होम्स है और एक है डीसा। कर्नल होम्स और डीसा के नेतृत्व में आहुआ में सेना भेजी गई। ठीक है, आहुआ में सेना भेजी गई और आहुआ के किलो जो आहुआ का जो किला था उसे घेर लिया गया। अब युद्ध होगा आहुआ का युद्ध। आहुआ का युद्ध, जो आहुआ का युद्ध है वो 20 जनवरी 1858 को होगा। और जो आहुआ पर कर्नल होम्स और डीसा का अंग्रेजों का जो अधिकार होगा वो 23 जनवरी 1858 को आहुआ पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। जब आहुआ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और ठाकुर कुशाल सिंह की हार हुई तो इन्होंने अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को आहुआ के किले की जिम्मेदारी सौंपी और स्वयं सहायता लेने के लिए चले गए। किसे जिम्मेदारी सौंपी? अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को किले का बाहर सौंपा और स्वयं सहायता लेने के लिए कोठारिया के जोध सिंह सहायता के लिए कोठारिया के जोध सिंह और सलूम्बर के केसरी सिंह, सलूम्बर के केसरी सिंह के पास ये सहायता लेने के लिए गए। ये कौन है? जो कोठारिया के जोध सिंह है ये भी एक सामंत है, ठाकुर है। और जो सलूम्बर के केसरी सिंह थे ये भी एक ठाकुर थे, ये भी अंग्रेज विरोधी थे। और जो आपके ठाकुर कुशाल सिंह है ये भी अंग्रेज विरोधी थे। इन्होंने जो ठाकुर कुशाल सिंह के सहयोग भी किया। इसके बाद में महारानी ने घोषणा की, इंग्लैंड की महारानी ने घोषणा की कि जिसने भी क्रांति में भाग लिया है वो आत्मसमर्पण कर दे, उन्हें माफ कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? कि जो क्रांति में भाग लिए थे वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दे, उन्हें माफ कर दिया जाएगा। कहते हैं कि ठाकुर कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया गया था, यानी आत्मसमर्पण कर दिया गया। और इनकी जांच के लिए जो मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया जिसमें ये निर्दोष साबित हुई। इनकी जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया जिसमें ये निर्दोष साबित हुए। क्या हुए? निर्दोष साबित हुए। इसके बाद में ये उदयपुर चले गए जहां पर इनकी 1864 में मृत्यु हो गई। कब इनकी मृत्यु हो गई? इनकी मृत्यु 1864 में उदयपुर में हो गई। अब इसके बाद में एक बात और करनी है हमारे को, इसी एरियन पुराण से जुड़ी हुई है, वो है सुगाली माता। यहाँ पर एक माता थी, वो थी सुगाली माता। उसे 1857 की क्रांति की कुल देवी कहते हैं, या कुशाल सिंह जो चंपावत थे उनकी कुल देवी कहते हैं। इस माता के 10 सिर और 54 हाथ थे। आगे बात करें हम सुगाली माता। इस माता के 10 तो सिर हैं और 54 कितने हैं? हाथ है। ये कौन है? ये 1857 की जो क्रांति थी उसकी क्रांति की कुल देवी और कुशाल सिंह की कुल देवी। कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी। कौन थी? कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी। अब अंग्रेजों को यह डर था कि कहीं हमारे जाने के बाद सैनिक इस सुगाली माता को आदर्श मानकर
फिर से विद्रोह ना कर दे, इसलिए इन्होंने इस मूर्ति को काले संगमरमर की बनी हुई है, इसलिए इस मूर्ति को इन्होंने राजपूताना म्यूजियम में ले आए। कहां पर? अजमेर में राजपूताना म्यूजियम में ले आए। इसके बाद में यह वागड़पाली संग्रहालय में रखी गई, वागड़पाली संग्रहालय में रखी गई और वर्तमान में यह आहुआ में स्थापित कर दी गई है। आहुआ में ये इसको लगा दिया गया है, पीछे इसे आहुआ में लगा दिया गया है। अब हम आगे बात करें, एक बार इसे देख लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं, तो हमारी जो चौथी सैनिक छावनी थी वो थी एरियनपुरा। इसके बाद में पांचवी और छठी। हमने प्रारंभिक में पढ़ा है कि जो 2 छावनियां थी उनमें विद्रोह नहीं हुआ। इसके बाद 5 है खेरवाड़ा, यह है उदयपुर। इसके बाद में है एक अजमेर वाली, अजमेर में 2 थी, उनमें से एक में विद्रोह हुआ नसीराबाद में, दूसरे में विद्रोह नहीं हुआ, वो था ब्यावर। ये कहां थी? अजमेर। इस प्रकार ये 6 हो गई। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां हो गई जिनमें विद्रोह हो गया। अब हमें एक बड़ा विद्रोह पढ़ना होगा, विद्रोह और करवाना होगा। उधर देखते हैं हम, कोटा का जन विद्रोह। कोटा का जन विद्रोह है, कोटा का जन विद्रोह है। इसमें क्या हुआ, यहां का जो शासक था, शासक कौन है? राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड। और यहां का जो पीए है कोटा का बर्टन, कौन है? कोटा का पीए कौन है? बर्टन है। कोटा का शासक राम सिंह है, कोटा का पीए बर्टन है। अब हम बात करें तो कोटा में कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी, सैनिक छावनी नहीं थी। मुख्य बात है कि कोटा में जन विद्रोह हुआ था, जनता ने विद्रोह किया था। कोटा की जनता ने यहां पर कोटा में विद्रोह किया था, अर्थात कोटा की जनता ने कोटा के शासक को कोटा के किले में कैद कर लिया। याद रह जाएगा कि कोटा की जनता ने कोटा के शासक को, कोटा का शासक कौन है? राम सिंह सेकंड। कोटा की जनता ने कोटा के शासक को कोटा के किले में 6 महीने तक कैद कर लिया। ठीक है, कितने महीने तक कैद कर लिया? 6 महीने तक कैद कर लिया। किसे? राम सिंह को 6 महीने तक कैद कर लिया। और यहां पर जो नेतृत्व किया, किसका? विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो जयदयाल, नेतृत्व वो जयदयाल और मेहराब खां ने यहां पर जो है क्रांति का नेतृत्व किया था। किस किसने किया था? जयदयाल और मेहराब खां ने यहां पर क्रांति का नेतृत्व किया था। इसके बाद हम आगे बात करें तो यहां का जो पीए था, पीए की गर्दन काट ली गई, ठीक है, और पूरे गांव में घुमाया गया, पूरे कोटा शहर में घुमाया, गर्दन काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया और तोप के अंत में तोप के आगे रखकर इसे उड़ा दिया गया। क्या कर दिया? पीए कौन था? बर्टन। बर्टन की गर्दन काटी, पूरे कोटा शहर में घुमाया, इसके बाद में उसे तोप के आगे रखकर उड़ा दिया। अब जो हमारे जो राम सिंह जी है, राम सिंह जी कौन है? राम सिंह जी को कैद कर रखा है, राम सिंह सेकंड को कैद कर रखा है। तो इन्हें कैद से आजाद करवाया, किसने? आजाद। करौली शासक मदन पाल ने इन्हें कैद से आजाद करवाया। करौली शासक मदन पाल, जो करौली के शासक मदन पाल थे, उन्होंने राम सिंह द्वितीय को
कैद से मुक्त करवाया। अब जो करौली के शासक मदन पाल थे, उन्हें इस विद्रोह से पहले 13 तोपों की सलामी थी, और जो मान सिंह जी थे, राम सिंह जी थे, उन्हें तोपों की सलामी कितनी थी? 17 तोपों की सलामी। इन्हें 17 तोपों की सलामी थी, इन्हें 13 थी। लेकिन जैसे ही ये विद्रोह हुआ और इस विद्रोह में करौली शासक मदनपाल के द्वारा सहायता किए जाने के कारण जो राम सिंह है उनकी तोपों की सलामी 13 कर दी, और जो करौली शासक मदनपाल थे उनकी तोपों की सलामी कितनी कर दी? बढ़ाकर 17 कर दी गई। अब हम इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर बर्टन मारे गए, बर्टन की गर्दन काट ली गई। बर्टन के साथ साथ इनके डॉक्टर थे सैडलर, उनको भी मारा गया। यहाँ पर बर्टन मारे गए, बर्टन इनके एक डॉक्टर थे। डॉक्टर कौन थे? सैडलर। सेविल एक इनके एक व्यक्ति और थे, उनका नाम था काटम। सैडलर मारा गया, डॉक्टर सैडलर मारा गया, बर्टन मारा गया, काटम मारा गया। और जो बर्टन साहब है इनके 2 पुत्र थे, इनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था फ्रैंक और एक का नाम था आर्थर। इन्हें भी मार दिया गया। 5 लोग मरे हैं इसमें। बर्टन, डॉक्टर सैडलर मारा गया, काटम मारा गया और बर्टन के 2 पुत्र फ्रैंक और आर्थर मारे गए। ठीक है। और जो जयदयाल और मेहराब खां थे, जो कोटा में नेतृत्व किया था जयदयाल, जो जयदयाल और मेहराब खां थे उन्हें फांसी दे दी गई। तो 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद होने वाले मुस्लिम व्यक्ति थे कौन? जयदयाल और मेहराब खां 1857 की क्रांति में जो शहीद होने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे। अब हम आगे बात करें तो एक बार इसे साफ कर लेते हैं। अब हम बात करें तो जो जयपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां की जनता ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का साथ दिया था। जयपुर की जनता ने अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? जयपुर की जनता ने अंग्रेजों का साथ दिया था। बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। बीकानेर के शासक सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों के सहयोग करने के लिए राज्य से बाहर हांसी हिसार तक गए थे। कहां तक गए थे? हांसी हिसार, जो कहां पर है? हरियाणा में। यानी कि अंग्रेजों की सहायता करने के लिए बीकानेर शासक सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक है जो राज्य के बाहर गए थे, हांसी हिसार तक गए थे। इसके बाद हम बात करें जब बीकानेर के शासक जो सरदार सिंह थे इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया, इस उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ के टीबी तहसील है, हनुमानगढ़ की जो टीबी तहसील है उसके 11 गांव इन्हें उपहार के रूप में दिए। किसमें दिए? उपहार के रूप में दिए। और अंग्रेजों ने जो राम सिंह थे, राम सिंह सेकंड, जो आपके जयपुर के शासक थे, इन्हें सितार ए हिंद की उपाधि दी। किसी? सितार ए हिंद, यानी कि हिंदुस्तान का सितारा। किसे कहा? राम सिंह सेकंड को। और इसे कोटपुतली की जागीर दी। किसे? राम सिंह सेकंड को कोटपुतली की जागीर दी और इसे सितार ए हिंद की उपाधि दी। बीकानेर शासक सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने राज्य के बाहर भी जाकर अंग्रेजों का हांसी हिसार हरियाणा में सहयोग किया। इन्हें उपहार के रूप में हनुमानगढ़ की जो टीबी तहसील थी उसके 11 गांव दिए। इसके बाद जयपुर की जनता ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का साथ दिया। तो दोस्तों आज हम राजस्थान में 1857 की क्रांति है उसको यहीं विराम देते हैं। इसके अभी क्रांति पूरी नहीं हुई है। इसके बाद में
जो हम क्रांति को जो अध्ययन करेंगे वो नेक्स्ट क्लास यानी जो आने वाली हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम राजस्थान के 1857 की क्रांति का आगे अध्ययन करेंगे। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।